गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे, कब और कहाँ। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज से पहले की कक्षाओं में हमने प्राचीन व मध्यकालीन युग के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 6 में हमने पूर्व इतिहास काल से 7वीं सदी तक उपमहाद्वीप के प्राचीन भारत व प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास पर विचार विमर्श किया, जबकि 7वीं कक्षा में हमने मध्यकालीन युग के इतिहास का अध्ययन किया। इस काल के दौरान भारत में लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। अब 8वीं कक्षा में हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है तथा इसकी विशेषताएं हैं औद्योगिकरण, शहरीकरण, उपनिवेशवाद, वैज्ञानिक विकास, बुद्धि संपन्नता और मानवीयता। ये सभी मुख्य मुद्दे हैं जो हम लोग आधुनिक काल यानी 19वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इतिहास का अर्थ व प्रकृति। साधारण शब्दों में इतिहास अतीत का अध्ययन है, यानी कि उन लोगों की कहानी जो अतीत काल में भारत में रहते थे। वास्तव में इतिहास अतीत के लोगों, स्थानों व घटनाओं के रिकॉर्ड है जिन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। यह हमें हमारे पूर्वजों की कहानी, उनकी जीवन शैली, रोजगार, रीति रिवाज, भाषा व संस्कृति, धार्मिक विचार, सामाजिक व राजनीतिक तंत्र, उनकी समस्याएं, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इतिहास क्या है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास है, यानी बीती हुई घटनाओं, कालखंडों में जो भी बातें हुई, जो भी घटनाएं हुई, उसका अध्ययन जिस विषय में हम लोग पढ़ते हैं उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी कि उन लोगों की कहानी जो अतीत काल में भारत में रहते थे। भारत में प्राचीन समय में अतीत में कौन कौन से राजा हुए, किस किस वंश का शासन काल चला, कब से कब तक चला, उनकी रीति रिवाज कैसी थी, किस प्रकार के वो लोग जीवन जीते थे, किस प्रकार के पहनावे थे, किस प्रकार के सिक्के चलते थे, उनका आहार व्यवहार क्या था, पढ़ाई लिखाई कैसी होती थी, इन सभी के बारे में हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं और इसको क्रमबद्ध तरीके से इतिहास में लिखा जाता है। मान लीजिए 1905 की घटना है तो 1905 की घटना को 5 में, उसके बाद 6 की घटना को, उसके बाद 7 की घटना को, 8 की घटना को, इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि 19वीं सदी की घटना को पहले लिख दिए, उसके बाद 15वीं शताब्दी की घटना को लिखे, उसके बाद 11वीं शताब्दी की, ऐसा नहीं होता है। सिलसिलेवार ढंग से क्रम से लिखा जाता है अतीत की घटनाओं को। उनकी जीवन शैली, रोजगार, रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति, धार्मिक विचार, सामाजिक राजनीतिक तंत्र, उनकी समस्या, उनकी उपलब्धि के बारे में, मतलब अतीत में जो भी हुआ, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं। इतिहास उन बदलावों के बारे में बताता है जो समय के साथ घटित हुए हैं। यह हमें बताता है कि अतीत की चीज़ें कैसी थी, समय के साथ उनमें कैसे बदलाव आए। इतिहास के द्वारा ही बच्चों हम लोग ये समझ पाते हैं कि अतीत की कैसी व्यवस्था थी और वर्तमान में हम उसमें कितना सुधार लाए हैं। जैसे हम लोग प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ इस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अभी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता है। तो हमारी शिक्षा में इसी तरह हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है।
तो ये सब इतिहास के द्वारा ही संभव हो पाता है कि हम पहले क्या थे और अब हमारे में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव आए हैं। ये सभी हम लोग इतिहास के द्वारा ही पढ़ पाते हैं। अब है इतिहास का महत्व। इतिहास का अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इतिहास के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान का अधिकांश भाग हमें विश्व की वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन इतिहास हमें अतीत के बारे में बताता है। अब इतिहास का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हम लोग अतीत को जानकर, अतीत की बारे में पढ़कर, उसका अध्ययन करके ही हम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार पाते हैं कि हमने जो गलती अतीत में की, जो या जिस प्रकार की व्यवस्था में हम लोग अतीत में रहे, अब हम लोग उसमें नहीं रहेंगे। हम लोग उससे बेहतर बनाएंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इतिहास में बताता है, परंतु इतिहास हमें यह समझने में भी मदद करता है कि वर्तमान कैसे उदित हुआ। यह हमें वर्तमान का अतीत बताता है। इतिहास के माध्यम से हम कला, वास्तुकला, साहित्य, रीति रिवाज, धर्म आदि के बारे में जानते हैं। अब इतिहास के अंदर अध्ययन से हमें यह समझने में मदद होती है कि हमारा वर्तमान, अभी जो हम लोग वर्तमान स्थिति में हैं, ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि प्राचीन समय में तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। यह हमें वर्तमान का अतीत बताता है। वर्तमान समय में अभी जो हम लोग अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ रहे हैं, यह हमें इतिहास के द्वारा ही संभव हो पाया, इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही संभव हो पाया है। इतिहास के माध्यम से हम प्राचीन समय के कला के बारे में, वास्तुकला के बारे में, साहित्य और रीति रिवाज के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में भी जान पाते हैं। यह मानव संस्कृति और सभ्यता के लगातार विकास के बारे में जानकारी हासिल करने में हमारी मदद करता है। इतिहास पढ़कर हम अतीत के अनुभवों से सीख लेते हैं तथा भविष्य को बेहतर बनाने में यह हमारी मदद करता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने समाज की मूलभूत प्रकृति को समझने में मदद करता है। अब इतिहास के द्वारा ही हम अपने वर्तमान स्थिति को सुधारते हैं। इतिहास से सीख लेकर वर्तमान को हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे प्राचीन समय की शिक्षा व्यवस्था या धर्म संस्कृति या रीति रिवाज जो भी थे, जो हमारे अनुकूल नहीं थे, वर्तमान समाज के अनुकूल नहीं थे, उसको हमने छोड़ दिया और उससे बेहतर समाज का निर्माण हमने वर्तमान स्थिति में किया है। तो ये सभी इतिहास के द्वारा ही संभव होता है। अगर हम इतिहास में ये नहीं पढ़े कि हम लोग पहले क्या थे, तो कैसे हम लोग उससे सीख लेकर तभी हम आगे वाले वर्तमान स्थिति को सुधार पाते हैं। अगर हम जाने ही नहीं पहले क्या थे अब क्या है, तो इस दोनों में अंतर नहीं होगा, तो कैसे समझ पाएंगे। इतिहास का अध्ययन हमें अपने समाज की मूलभूत प्रकृति को भी समझने में मदद करता है। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, जैसे राजनीतिक और सामाजिक जीवन प्राचीन समय में क्या थे, राजाओं के समय में राजनीतिक जीवन क्या था, कुरीतियों जैसे जातिवाद, नस्लवाद, निरक्षरता के प्रति सचेत करता है तथा सहनशीलता, सद्भावना, राष्ट्रीयता और वैश्विक भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। अब प्राचीन समय की व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, राजतंत्र चलता था, लेकिन अभी लोकतंत्र है। राजतंत्र में राजा का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता था, दूसरे किसी अन्य को राजा बनाने का अधिकार नहीं होता था। लोगों के हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। नीच जाति लोग के साथ भेदभाव होता था, सार्वजनिक स्थान पर जाने से मनाही था। इस तरह की कुरीतियां हमारे समाज में इतिहास में पढ़ी गई है, हम लोग देखते हैं। इसलिए हम लोग अपने वर्तमान वर्तमान स्थिति को, वर्तमान समय को इतिहास से सीख लेकर सुधारने की कोशिश करते हैं। इतिहास की समय सीमा। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि इतिहास का अध्ययन भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता है। यूरोप में मध्यकालीन इतिहास 6वीं शताब्दी से शुरू होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हर देश की अलग अलग समय सीमा है।
और अलग अलग तरह से इतिहास का अध्ययन तो हर जगह किया जाता है, लेकिन सब जगह की समय सीमा अलग अलग तरह की है। छठी शताब्दी से शुरू होता है तथा 15वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है, जबकि भारत में यह काल 18वीं सदी से शुरू होता है तथा 18वीं सदी में समाप्त हो जाता है। अर्थात 18वीं सदी के अंतिम चरण में भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव देखे गए। आधुनिक काल 18वीं सदी के मध्य में समकालीन समय तक चलता है। इस काल के अंतर्गत भारतीय इतिहास के 250 वर्ष आते हैं। देखिए, हर देश के इतिहास की समय सीमा अलग अलग है। अब यूरोप में हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यकालीन भारत 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ और 15वीं सदी में यह समाप्त हो जाता है, जबकि भारत में यह काल 18वीं सदी से शुरू होता है तथा 18वीं सदी में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन 18वीं सदी के अंतिम चरण में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव देखे गए हैं। किसमें? मध्यकालीन भारत में, 18वीं शताब्दी में। आधुनिक काल हमारे यहाँ 18वीं सदी के मध्य से समकालीन समय तक, मतलब वर्तमान समय तक चल रहा है। इस काल के अंतर्गत भारतीय इतिहास के 250 वर्ष होते हैं। जो तिथियां चुनते हैं उनके इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी चुनते हैं। यदि अध्ययन का विषय बदल जाता है तो महत्वपूर्ण तिथियां भी बदल जाती है। उदाहरणार्थ, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासनकाल, गतिविधियां, नीतियां, उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। उसमें भारतीयों की गतिविधियों और भारतीय समाज की परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। देखिए, हम जो तिथियां चुनते हैं उसके इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी भी सुनते हैं। अब जैसे हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल रहा, तो उस समय जो इतिहास लिखे गए, यदि हम अध्ययन का विषय बदल दें तो महत्वपूर्ण तिथियां भी बदल जाती है। उदाहरणार्थ, भारत में जब ब्रिटिश शासनकाल में जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, तो उसमें उन लोगों ने प्रत्येक गवर्नर जनरल के शासनकाल की उनकी गतिविधियां, वो लोग क्या क्या करते थे, किस तरह की नीति थी उनकी, क्या क्या उपलब्धि थी उनकी, उन लोगों ने बस अपने बारे में ही लिखा। उसमें भारतीयों की गतिविधियों, भारत के लोग उस समय क्या महसूस कर रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था, वो किस प्रकार जीवन जीते थे, उसके बारे में उन लोगों ने उसमें कुछ भी नहीं लिखा। भारतीय समाज की परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका कोई भारतीय लोगों के लिए उनके पास कोई उनका महत्व ही नहीं था। उन लोगों ने उस काल में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहासें लिखी, उसमें बस अपने बारे में उन लोगों ने बताया। इसलिए हमें यह इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, जिसमें उस सदी में भारतीय इतिहास में क्या हो रहा था, भारत के लोगों के साथ क्या हो रहा था, उसके बारे में लिखा जाए। 19वीं सदी में कई ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति की आलोचना की। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। यह बंटवारा धर्म और शासकों के आधार पर किया गया। अब देखिए, ब्रिटिश इतिहासकार जो इतिहास लिखे,
जिस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों के शासन चल रहे थे, तो उन्होंने बस अपनी उपलब्धि के बारे में उस इतिहास में लिखा। उसी कालखंड में भारत में ही आकर बस अपनी उपलब्धि के बारे में उस इतिहास में लिखा। भारत के लोगों से उनको कोई लेना देना तो सब था, लेकिन उनको वो लोग कोई महत्व तो नहीं देते थे। इसलिए अच्छी बुरी उनकी कोई बातें, इसमें अच्छी बातें तो लिखे ही नहीं, लेकिन हमारे धर्म संस्कृति की, भारतीय धर्म संस्कृति की उस इतिहास में उन लोगों ने आलोचना की। किन लोगों ने, किसने की? तो जेम्स मिल, जो इतिहासकार थे और ब्रिटिश इतिहास लिख रहे थे। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक भी था। उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। जब हिंदू शासकों का शासन था तो उसको हिंदू शासक उस कालखंड को अलग कर दिया। जब मुगल शासक भारत में शासन किए तो उसको उसने एक कालखंड में किया, और जब ब्रिटिश का शासन भारत में रहा तो उसको उसने अलग कालखंड में कर दिया। इस तरह से उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में शासन सत्ता के आधार पर बंटवारा कर दिया। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान शासकों के शासनकाल के दौरान यहाँ केवल धार्मिक वैमनस्य, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तानी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उसने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देखिए, मिल जो था वो एक ब्रिटिश इतिहासकार था, जिसने भारत में ब्रिटिश इतिहास को लिख रहा था। उस समय उसने भारत के सभ्यता संस्कृति को नीचा समझा, उसकी आलोचना की अपने पुस्तकों में, और उसको लगता था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में बहुत सारी कुरीतियां हैं। यहाँ जो भी शासक हुए, उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान शासकों के शासनकाल के दौरान यहाँ कुछ नहीं हुआ है। बस क्या है? धार्मिक वैमनस्यता है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा धर्म बड़ा है, आपका धर्म छोटा है, हमारे धर्म में ये अच्छाई है, आपके धर्म में वो बुराई है। बस यही बोलबाला रहा है और अंधविश्वास होता रहा। लेकिन उन लोगों का मानना था, ब्रिटिश शासन का काल के लोगों को, कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, और उनका मानना था कि अंग्रेज के मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने सुझाव दिया कि जब तक हम भारत के सारे क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग भारत में सुधार नहीं कर सकते हैं, तब तक भारत की जनता सुखी और संपन्न नहीं हो सकती है, ज्ञानी नहीं हो सकती है। इस तरह की नीति को अपनाकर उन लोगों ने भारत पर शासन करना आरंभ किया। परंतु जेम्स का विभाजन कमियों से भरपूर था। यह शासकों के धर्मों पर आधारित था। इसलिए इसने ऐतिहासिक काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को अनदेखा किया। प्राचीन भारत में शासकों ने भी एक जैसे विचारों में आस्था नहीं रखी। इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को भी अनदेखा किया। अब ब्रिटिश काल में जो जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखी, उसमें उसने बस शासक के कालखंडों के आधार पर भारत के इतिहास का विभाजन कर दिया, भारत की सभ्यता संस्कृति की आलोचना की, उसकी अच्छाइयों को उसने अनदेखा कर दिया, उसका कोई महत्व नहीं दिया और लिखा भी नहीं। इसलिए इससे ऐतिहासिक काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में उसने अपनी पुस्तक में कुछ नहीं लिखा। प्राचीन भारत में शासकों ने भी एक जैसे विचारों में आस्था नहीं थी, एक जैसे विचार नहीं थे।
इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्धि विविधता को भी अनदेखा कर दिया। हमारे देश जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला था, शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी, प्राचीन भारत में विश्व के लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान का भंडार था यहाँ पे, लोगों को वेद शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। बहुत से संत महापुरुष ऋषि मुनि हुआ करते थे। कुछ भी हमारे इतिहास के बारे में उसने अपनी पुस्तक में नहीं लिखा, सबको उसने नज़रअंदाज कर दिया और उसका महत्व नहीं दिया। देखिए बच्चों, मानचित्र में यह भारत का मानचित्र है, लेकिन ये 18वीं सदी के मध्य का भारत है, जब ब्रिटिश शासक हमारे देश में शासन करना शुरू कर दिए थे। उस समय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सभी भारत के साथ ही था। ये उस समय का भारत है।